नमस्कार, आप देख रहे हैं हम टीवी भारत। बड़ी खबर लखनऊ से। प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप सिंडिकेट पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने सिंडिकेट के अहम खिलाड़ी अमित सिंह उर्फ ताता के हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक अमित सिंह इस पूरे नेटवर्क के किंगपिन शुभम जायसवाल का पार्टनर बनाया जा रहा है और एसटीएफ टीम उससे लगातार पूछताछ कर रही है। जांच में सामने आया है कि झारखंड में स्थित एक मेडिसिन फर्म के सहारे अवैध कफ सिरप की सप्लाई की जाती थी। इतना ही नहीं, यहां सप्लाई नेटवर्क बांग्लादेश, नेपाल तक फैला हुआ था। अमित सिंह के खिलाफ वाराणसी की कोतवाली में पहले से एक मुकदमा दर्ज है। इसके साथ ही उसके पिता अशोक सिंह और संबंधित फर्म के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है और एसटीएफ इस पूरे नेटवर्क के आर्थिक और सप्लाई चेन की गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल पूछताछ जारी है। मुरादाबाद से बड़ी खबर। कटघर कोतवाली क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली देसी अंडों का एक बड़ा खेल उजागर किया है। विभाग की टीम ने एक गोदाम पर छापा मारकर हजारों नकली देसी अंडे बरामद किए। जांच में सामने आया है कि सफ़ेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर और केमिकल से पॉलिश कर देसी अंडों का रंग दिया जा रहा था ताकि उन्हें दोगुनी कीमत पर बाजार में बेचा जा सके। यहां मिलावट न सिर्फ उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान पहुंचाती है बल्कि यह उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी बन सकती है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने गोदाम मालिक खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज गोदाम को सील कर दिया है। मौके से मिले रंग और केमिकल के नमूने लैब पर परीक्षण के लिए भेजे गए हैं और विभाग का कहना है कि ऐसी मिलावटखोरियों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। गल शहीद थाना क्षेत्र के गल शहीद चौराहे पर सड़क किनारे बने खुले नाले में एक युवक अपनी बाइक समेत गिर गया। यहां हादसा तब हुआ जब बाइक सवार अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे खुले नाले में जा गिरा। यहां पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सड़क के किनारे बने ये खुले नाले किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत मदद की और नाले में गिरी बाइक को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई और कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसके बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए और लोगों का कहना है कि ऐसे खुले नालों का ढका जाना बेहद जरूरी है वरना किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। मिर्जापुर से दुखद खबर। सोनभद्र के बाद अब मिर्जापुर के खादन क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। रात में खनन करते समय खादन में मुंशी दपने की मौत हो गई जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने खादन मैनेजर को बंधक बना लिया और यह हादसा मिर्जापुर के रोरा थाना क्षेत्र कंचनपुर खनन क्षेत्र में हुआ। जानकारी के मुताबिक मृतक खादन में काम कर रहा था ताकि अचानक मलबे के नीचे दब गया। घटना के बाद खादन मैनेजर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था जिससे ग्रामीणों ने पकड़ लिया और तब तक बंधक बनाकर रख जब तक पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और हादसे वाली खादन का पट्टा छत्रपति सिंह के भाई श्यामजी सिंह के नाम से है और शुरुआती जानकारी
में यहां रात के समय खनन के दौरान हुआ हादसा बताया गया है कि पुलिस और खनन विभाग मामले की जांच में जुटे हैं और जल्द ही पूरी घटना का विवरण सामने आएगा। फिलहाल मृतक के परिजनों को न्याय और राहत दिलाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रयागराज में एक बार फिर चर्चा में आया आतिक अहमद परिवार का नाम। सोशल मीडिया पर आतिक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबन अहमद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वहां गाड़ियों के काफिले के साथ दिखाई दे रहा है और बैकग्राउंड में धमकी भरे डायलॉग सुनाई दे रहे हैं और रील में सामने वाले को हम से क्या मिलेगा उसकी औकात बताएगी और हम दिल भी रखते हैं और असहल्ला भी जैसे संवाद सुनाई देते हैं। इस वीडियो को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि यह संदेश किसके लिए है और वीडियो बनाने का मकसद क्या है। सोशल मीडिया पर यहाँ भी चर्चा है कि आतिक अहमद के बाद उसके बेटे अबन अहमद अपनी मौजूदगी और दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की वास्तविक मंशा और संदर्भ को लेकर प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असला भी। हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से फाड़ते हैं। तूफान और हम जब भी आते हैं मां कसम फाड़ के जाते हैं, फाड़ के जाते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अमोसी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत किया और राष्ट्रपति के आगमन पर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी की और उन्हें औपचारिक रूप से स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू का यह दौरा प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे के कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। दिल्ली टेरर ब्लास्ट और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता राम माधव ने एएनआई से बातचीत में कहा कि लाल किले में हुई हालिया घटना के बाद आतंकवाद को लेकर बनी कई पुरानी धारणाएं टूट गई है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में यह मान्यता रही कि शिक्षा की कमी या गरीबी जैसी स्थितियों का आतंकवाद से सीधा संबंध होता है, लेकिन कई मामलों में यह बात सही साबित नहीं होती। राम माधव ने कहा, टेररिज्म गरीबी से नहीं बल्कि पक्के यकीन से पैदा होता है। उनका कहना था कि कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों के कड़े अर्थ निकलकर उससे प्रभावित हो सकते हैं और उसी आधार पर हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं। इन मामलों में लेकर सुरक्षा एजेंसियों हाई अलर्ट में है और दोनों की घटनाओं की जांच जारी है। Recently, we saw a terrible attack on Delhi in Red Fort, and after that, we saw a series of seizures and series of linkages which are very alarming. We are seeing white collar terrorism for the rare, which is very rare in India.
doctors involved, and others professionals are involved. Recently, media house was also raided in Kashmir. A large quantity of ammonium nitrate, which is an explosive substance, was recovered. Do you see this as a alarming situation, and how do you see India should tackle it? There are so many myths and illusions about terrorism. This incident, Red Fort incident, has shattered several of them, at least now. Globally, the experience is education has nothing to do with terrorism, or poverty has nothing to do with terrorism. It's not poverty which is the issue. It is the motivation, commitment that is the issue. Terrorism is not a product of poverty. Terrorism is a product of conviction. If you are convinced that I have to follow certain statements of my religious text, you will indulge in terrorism. So first and foremost, we should debunk that theory that educated people don't indulge in terrorism. Osama bin Laden was an engineer by education, and his number two, Al-Jawhari, was a doctor by profession. So this is all a bogus theory. Secondly, this old cliched statement that terrorism has no religion needs to be revisited. Terrorism per se, you cannot probably brand one religion fully as terrorist. Everybody in that religion is terrorist. But terrorist has religion. In this case, he clearly stated the main terrorist in this case, he cited the Quranic verses to justify his acts. So please don't go back to those things. So terrorism or terrorist has certain religious motivation. This also cannot be denied anymore. If you continue to do that, you are doing the same old defensive propaganda, apologist propaganda. We have no dearth of such intellectuals in our country. But it's time both the Indian liberal intelligentsia and India's Muslim intelligentsia come out very openly about these things, that education or poverty has nothing to do with. Secondly, religion can be used for these purposes by certain misguided people. But at the same time, on the other side, colleagues from my side, I tell them only one thing. Yes, religion can be a motivation for some people to become terrorists. But that doesn't mean all people of that religion are motivated by same kind of terrorist ideas. But profiling so is bad, no? But profiling is wrong. So, no, profiling means what? Here is a clear-cut case that somebody is using his religion to justify killing 13 people. And today the debate in the studios is whether we should blame entire religion or whether we should blame only few people. What about those 13 guys who died? What about their families? Are we talking about that? So be realistic in this discussion, because it is time we have to seriously ask people to introspect, people to do necessary things so that we have seen a university being a bedrock of this, the entire hotbed of this terrorist Al-Falah University. There, whatever legal actions have to be taken are being taken. If that education institution is not putting necessary checks and balances, it has to be answerable, and I'm sure legal institutions are working on those issues. तटीय आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी मौसम चेतावनी जारी की गई है। विजक साइक्लोन वार्निंग सेंटर के अधिकारी जगन्नाथ कुमार ने साइक्लोनिक स्टॉर्म दितवाह को लेकर अलर्ट जारी किया। अगले 6 दिनों तक तटीय इलाकों में बारिश और तेज हवाओं की रफ्तार बढ़ने की संभावना जताई गई है। अधिकारियों ने उत्तरी और दक्षिणी तटीय जिलों में अलग अलग चरणों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। कई क्षेत्रों में गरज के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। तेज हवाओं के मद्देनज़र मछुआरों को समुद्र में न जाने की एडवाइजरी जारी की गई है, जबकि तटीय इलाकों में प्रशासन ने तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। और जगन्नाथ कुमार ने उत्तरी तटीय बेल्ट के लिए दिनवार पैटर्न की बताया गया है, और पहला दिन मौसम सूखा रहेगा और दूसरा दिन कहीं कहीं बारिश, तीसरा दिन हल्की बारिश, चौथा से और तेज और ज़्यादा बारिश, और 7वां दिन बारिश कम होकर सीमित क्षेत्र में होगी। और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की अपडेट पर नज़र रखने की अपील की है। Over Malacca and Indonesia, Senor, weakened into a deep depression
today at 5:30 hours IST is likely to further weaken into a depression in a few hours and move eastwards over the Indonesian islands. And yesterday's well-marked low pressure area over southwest Bay of Bengal and adjoining Sri Lanka intensified into a depression at 23:30 hours IST of 26th over Sri Lanka and adjoining southwest Bay of Bengal. And it further intensified into a deep depression at 5:30 hours IST of today over southwest Bay of Bengal and adjoining Sri Lanka at 6.7 degrees north latitude and 82.1 degrees east longitude. That means at around 640 kilometers south-southeast of Puducherry and 730 kilometers south-southeast of Chennai. It is very likely to move nearly north-northwestwards across southwest Bay of Bengal and adjoining Sri Lanka and intensify further into a cyclonic storm during next 3 hours. Thereafter, it is very likely to continue to move north-northwestwards across southwest Bay of Bengal and adjoining Sri Lanka coast towards North Tamil Nadu, Puducherry and South Coastal Andhra Pradesh during subsequent 48 hours. Under the influence of this system, rainfall light to moderate likely to occur over coastal districts, and the extent of spatial distribution of rainfall is likely to increase over the coastal districts during the subsequent 6 days, especially over north coast Andhra Pradesh. However, the first day the weather will be dry, the second day it will be isolated, third day it will be scattered and widespread on fourth and fifth day, fairly widespread on sixth day, and scattered rainfall likely on the seventh day over north coast Andhra Pradesh districts. And our south coast Andhra Pradesh districts, isolated rain likely on the first day and scattered rainfall likely on the second day, and widespread rainfall is very much likely on third, fourth and fifth days, and thereafter it is likely to decrease in intensity and as well as spatial distribution, and it will be fairly widespread on sixth day and scattered on seventh day. The most important thing is heavy rainfall likely to occur at one or two places over south coastal districts on day 2 and day 6, and heavy to very heavy on day 3 and day 5, and extremely heavy likely over the south coast Andhra Pradesh districts on day 4, and over north coast Andhra Pradesh districts heavy rainfall likely at one or two places on 4th, 5th and 6th days. Thunderstorm and lightning likely over coastal Andhra Pradesh and Rayalaseema during the second day to fifth day. Squally weather with speeds reaching 35, 45, 55 likely along and off south coast Andhra Pradesh on first day. Thereafter, the wind speeds likely to increase over the coastal district, along and off the coastal districts of Andhra Pradesh. Hence, fishermen are advised not to venture into the sea areas along and off coastal Andhra Pradesh. साइक्लोन द्वितीय तेजी से तटीय राज्यों की ओर बढ़ रहा है। भारी बारिश और तेज हवाओं के अलर्ट के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी ने एनडीआरएफ की मदद मांगी थी, जिसके बाद कुल 8 टीमें हर टीम में 30 सदस्य जिलों में तैनात कर दी गई है। पुडुचेरी में 2 टीमें जबकि तंजावुर, नागपट्टिनम और मायिलादुथुराई और पुडुकोट्टई और कुडुलोर और तिरुरूर में एक टीम निगरानी और रेस्क्यू की तैयारी में लगी है। इस तैनाती का अहम हिस्सा है एनडीआरएफ
कि सर्च डॉग और यूनिट रानी, मिकी और लाइका और रेम्बो जैसे प्रशिक्षित स्नोफर डॉग और जो आपदा के दौरान मालवे में फंसे लोगों को ढूंढने और बचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बीच चक्रवाती तूफान दित्व अभी भी श्रीलंका के तट के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में है और त्रिकोमाली से 80 किलोमीटर, पुडुचेरी से 480 किलोमीटर और चेन्नई से 580 किलोमीटर दूरी पर है। आने वाले घंटों दोनों में राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हम टीवी भारत के साथ।